रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियंस और ओटी टेक्नीशियंस के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती जो कि 2026 की है वो आ चुकी है, जो कि है एसएससी पैरामेडिकल भर्ती 2026। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम बात करने वाले हैं आपके एप्लीकेशंस फॉर्म की, सैलरी के रिगार्डिंग, क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली है और क्या क्या वहाँ पे रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सुदर्शन पैरामेडिकल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आपको जितने भी अपडेट्स होते हैं नोटिफिकेशंस के वो सारे के सारे पीडीएफ्स आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। उन जितने भी अपडेट्स आते हैं उन सबको आप वहां पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी को टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके एग्जाम से रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आपको व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल कराया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉल्व करने का हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें पैरामेडिकल की जो भर्ती हैं वो निकाली गई हैं। इसका आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी ssc.government.in यहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो इसमें अगर हम भर्तियों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो आपके कब से स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है एसएससी भर्ती का ये आपका स्टार्ट हो चुका है किससे, 13 अप्रैल से। ओके, और लास्ट डेट कब रहने वाली है इसकी, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है इसकी 4 मई को। तो जितना जल्दी हो सके है क्योंकि फॉर्म्स फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग भी अपने जो फॉर्म्स हैं वो भर लीजिए, जाकर के ई मित्र पर जाइए और अपने फॉर्म्स जो हैं वो फिल कर लीजिए। लास्ट डेट जो है वो इसकी 4 मई रहने वाली है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट फॉर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप 4 मई तक ही लास्ट भर सकते हो। ओके, तो ट्राई करना कि पहले ही भर दो, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं और आपकी प्रॉब्लम आती है फिर फॉर्म भरने में, फिर आप 3-4 घंटे अपने वहाँ पे वेस्ट करते हो। तो उससे बेटर है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही फिल करवा लीजिए इन्हीं दिनों में। इसके अलावा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, अब इसमें आपको ये बता दिया गया है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अपना फिल कराते हो और काफ़ी बार किसी रीजंस की वजह से अगर आपका पेमेंट जो है अगर वो अटक जाता है तो आपकी लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट की है यहाँ पे 5 मई। ठीक है, तो 5 मई तक आपका जो पेमेंट है वो हो जाना चाहिए ताकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म हो वो सबमिट हो जाए। इसके अलावा डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि अगर आपके बाय चांस फॉर्म के भरते टाइम पे आपसे कोई भी भूल चूक हो जाती है, आपकी कोई गलती की वजह से आप कुछ गलत ऑप्शन भर देते हो उसमें, तो आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा कब, 11 मई को। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पर ट्राई करो ना कि गलती होए क्यों। ठीक है, पहले ही फॉर्म ढंग से फिल करके आओ और कब तक है 13 जो मई है तब तक आपकी विंडो 2 दिन के लिए ओपन रहेगी करेक्शन की। क्लियर। इसके अलावा डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि सीबीटी जो ये एग्जाम है एसएससी का, ये आपका जून 2026 में होगा। टेंटेटिव है, यानी कि आपकी मतलब पॉसिबिलिटी है कि जून में हो जाएगा। अब जो भी डेट आएगी वो आपको बता दी जाएगी। इसके अलावा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर टू बी कॉल्ड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर भी आपको अवेलेबल कराया गया है, वहां से भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो 3 से 4 बातें याद रखनी है। पहला कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं तो सबके सब फॉर्म को पहले ही भर दो, मई का वेट मत करो, पहले ही फॉर्म को फिल कर दो। इसके अलावा ट्राई करना कि फॉर्म बिल्कुल सही भरा जाए, आपका जो पोस्ट कोड हो उसी में ही भरा जाए। आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, गलत पोस्ट के लिए करोगे तो उससे ये होगा कि फिर आपको करेक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा
और थर्ड चीज, काफी लोगों से ये गलती होती है कि उनको लगता है कि उनका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है लेकिन उनकी फी ही वहां पे जमा नहीं होती है। तो पेमेंट का जरूर ध्यान रखिएगा। जो एक बार अगर आपका पेमेंट डन हो जाए, लास्ट डेट आपकी 5 मई है, तो ट्राई करना पहले ही पेमेंट फिल हो जाए, जिससे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। क्लियर? बहुत कम टाइम रह गया है, सिर्फ 2 महीने रह गए हैं एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बस आने ही वाली है एग्जाम, जून यहाँ पे डिक्लेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम बात करते हैं किसकी, डिटेल्स की, डिस्क्रिप्शंस की। यहाँ पे जहाँ पे नोटिस के अंदर क्या बताया गया है, सेलेक्टिंग द नेम ऑफ एग्जामिनेशन, पोस्टेज एंड द नेम ऑफ रीजनल ऑफिस टू विच द पर्टिकुलर पोस्ट बिलोंग्स, यानी कि जो भी पोस्ट बिलोंग्स करती हैं। ठीक है। द वैकेंसीज हैव बीन एडवाइज्ड बाय कमीशन एज पर इंडेट सबमिटेड बाय द रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स। ओके, ठीक है। All the vacancies at any time during recruitment, the vacancies indicated in the notice are tentative। यानी कि बस यही कहा गया है कि ये जो वैकेंसीज का आपका नोटिफिकेशन है वो क्या आया है, बस एज अ पॉसिबिलिटी में हो सकता है पेपर जो हो वो थोड़ा आगे खिसक जाए। अगर वैकेंसीज में कुछ भी चेंज आएगा तो वो सब कुछ क्या है, टेंटेटिव है अभी के लिए। क्लियर? हो सकता है कि ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट कुछ चेंज आ जाए वैकेंसीज के अंदर, हो सकता है वैकेंसीज विड्रॉ हो जाए, उनमें कैंसिलेशन हो जाए या फिर वो बदल जाए, तो ये सब कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब यहाँ पे किसकी, एप्लीकेशन फॉर्म की फी कितनी है आपकी। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी है आपकी वो यहाँ पे है 100 रुपीज। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि फी बहुत कम ही है, तो हर कोई फिल कर सकता है। इवन मैं तो ये कहूंगी कि जो फ्रेशीज लोग हों, जो अभी पास आउट हुए हों, तो अगर उनको ऐसा है कि हाँ हमें मतलब जाना है कंपटीशन में, तो वो उनको भी ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। इससे आपको पता लगेगा कि हाँ एक जो आप एग्जाम प्रेशर होगा वो आप बैठ के उसमें समझ पाओगे कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके से हैंडल करना होता है। क्लियर? फी कैन बी पेड ऑनलाइन ओनली थ्रू ऑफ कोर्स, अगर आपको जो भी फी है यहाँ पे, जो आपकी 100 रुपीज आप यहाँ पे फिल कर रहे हो, वो आपको बाय किससे कर रही है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, चाहे आप यूपीआई कर लो या फिर आप यहाँ पे देखो दे रखे हैं आपको मास्टर मैस्ट्रो कार्ड दे रखा है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड दे रखा है, इनसे कर सकते हो। क्लियर? अब यहाँ पे क्या किया गया है, जो वुमेन्स है या इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज हैं, SC ST, इसके अलावा डिसेबिलिटीज PWD, और इसके अलावा यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फी क्या हो गई, माफ हो गई। यानी कि उन्हें कोई फी जो फी है वो इसके लिए भरनी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके अलावा ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू, यानी कि वही है कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो आपकी लास्ट 5 मई तक जो पेमेंट है वो वहां पे फिल हो जानी चाहिए। क्लियर? द एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट प्रिस्क्राइब फी शैल नॉट बी कंसिडर्ड। जैसा कि कहा गया है कि अगर आपने एप्लीकेशन फिल कर दिया लेकिन आपकी वहां पे फी नहीं आई है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा और वो रिजेक्टेड माना जाएगा। ठीक है, और इसके खिलाफ फी वंस पे शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ठीक है, तो किसी भी हालत में उसको वापस रिफंडेबल भी नहीं है। क्लियर? तो हमें ये पता चल चुका है कि एप्लीकेशन फॉर्म की फी 100 रुपीज है, बाकी वुमेन्स के लिए SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो और ये चीज ध्यान रखिएगा कि लास्ट पेमेंट फी 5 तारीख है, तो पहले ही भरने का ट्राई करना, वरना आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट माना जाएगा। इसके अलावा अब इसमें देखो कुछ और भी बातें हैं। क्या? ऑन द लेटेस्ट मॉडिफाइड करेक्शन एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज द वैलिड वन एंड ऑल द प्रीवियस एप्लीकेशन सबमिटेड बाय सच कैंडिडेट्स विल बी इग्नोर्ड। Commission will uniform charge of 200 for making correction and resubmitting the modified application for the first time, and the 500 for making the correction and resubmitting the modified application for the second time. Correction charges will be applicable to all candidates of their gender or categories। यानी कि आपसे ये कहा गया है कि अगर आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में कोई भी गलती करते हो और फिर जब विंडो ओपन होगा 11 मई को और आप वापस जब करेक्शन के लिए जाओगे वहां पे, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां पे आपको अगर आपको फर्स्ट बार में करेक्शन करना है तो आपको 200 रुपये वहां पे भरने पड़ेंगे। ओके, तो एक बार में ही उसको सही भर लेना, मतलब अगर गलती बाई चांस हो भी जाती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो 200 रुपये वहां पे आपको भरने पड़ेंगे करेक्शन के लिए। और अगर आपसे सेकंड टाइम गलती हो जाती है उसी में ही और आप दूसरी बार फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आपको 500 रुपीज भरने पड़ेंगे। और इसमें ये बात है कि अब इस करेक्शन विंडो में चाहे वुमेन्स हो, चाहे अदर रिजर्व्ड कैटेगरीज हो या फिर कोई भी हो, PWD, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन हो, अगर वो भी कुछ गलती बाई चांस उससे हो जाती
जाती है तो ये फी उनको भी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ठीक है, ये पेमेंट उनको भी करना पड़ेगा और उनसे भी एक करेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो उनको भी 200 रुपये देने पड़ेंगे वहां पे। और अगर आप वापस से दूसरी बार एक करेक्शन करवा रहे हो तो आपको 500 रुपीज वहां पे देने पड़ेंगे। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। द करेक्शन चार्जेस कैन बी पेड बाय ऑनलाइन मोड, यानी कि करेक्शन चार्ज जो है वो भी ऑनलाइन पेमेंट ही जाना है, बाय द यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी के भी थ्रू। ओके, तो एप्लीकेशन फी आप लोगों को समझ में आ गई ना किस तरीके से रखनी है, 100 रुपीज है। बाकी सबके लिए जो अदर है, वुमेन्स और जो SC ST कैटेगरीज है उनके लिए क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आपके करेक्शंस में कुछ आप करेक्शंस करवाते हो तो वो फी सबके लिए ही क्या होगी, अप्लाइड है, सबको ही भरनी पड़ेगी। इसके अलावा बात करते हैं नेशनलिटी, सिटीजनशिप की। तो एक कैंडिडेट कहाँ का, एक सिटीजन जो है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेपाल, भूटान, तिब्बतन, who come over to 1 जनवरी 1962 इंटेंशन परमानेंटली। ठीक है, यानी कि इसमें ये कहा गया है प्रॉपरली कि जो इंडिया का ही सिटीजन होना चाहिए। अब चाहे वो नेपाल से, भूटान से अगर आए हों, लेकिन उनके पास में जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो इंडिया के ही, मतलब जो इंडिया की जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं से ही वेरीफाइड होने चाहिए। ठीक है, तभी वो इस चीज़ के लिए अप्लाई कर पाएंगे, एप्लीकेबल होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट क्या बताई गई है। तो देखिए, हर एक पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो अलग अलग यहाँ पे दे रखी है। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 25 ईयर्स, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन दी 2001 एंड नॉट लेटर देन दी 2008। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो भी यहाँ पे एज जितनी भी हिसाब से पोस्टों के ली गई है वो ली गई है 1 जनवरी के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे कि 1 जनवरी 2026 अभी चल रहा है तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, कि आप इस साल में कितने के हो चुके थे, 18 के, 19 के, 20 के, इस हिसाब से आपको पोस्टेज के लिए क्या दी गई है, यहाँ पे एज लिमिट दी गई है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो कुछ क्या है, यहाँ पे कैटेगरीज जो हैं उनको क्या दिया गया है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST के लोगों के लिए कितना, इस कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का, OBC के कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का, और इसके अलावा कितना 10 इयर्स का, अगर उसमें भी OBC है तो 13 इयर्स का, और इसके अलावा PWD SC ST है तो कितने का दिया गया है, 15 इयर्स का दिया गया है। और इसके अलावा कोई भी एक्स सर्विसमैन है तो उसको दिया गया है 3 साल का आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो उनकी जो एक्चुअल एज है वो भी क्लोजिंग डेट पर, यानी कि कितने पे, 4 तारीख पर, तो उस टाइम पर उनकी जो एज जो होगी एक्चुअल में उसके हिसाब से डिडक्ट करके उनको 3 साल की क्या दी गई है, छूट दी गई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पोस्टेज की। तो पोस्ट यहाँ पे बहुत सारी खास करके लैब वालों के लिए देखी गई हैं यहाँ पे पोस्टेज। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये तो रीजंस हो गए, यहाँ पे ये पोस्ट कोड है। ठीक है, तो पोस्ट कोड मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी जिस भी पोस्ट के लिए भर रहा है पहले ध्यान से भरना कि आप किस पोस्ट कोड में भर रहे हो। क्लियर? इसके अलावा बात करें तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स हो गए, यहाँ पे आपकी एज लिमिट्स हैं, पे स्केल लेवल है कि कितना पे लेवल रहेगा, एग्जाम लेवल आ गया यहाँ पे कि आपको किस तरीके का जो मतलब जो एग्जाम लेवल है वो यहाँ पे होगा। इसके अलावा बाकी वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे कि पोस्ट कोड CR 10226 यहाँ पे दे रखा है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स है, इनकी एज लिमिट 18 से 27 दे रखी है और इनमें एग्जाम लेवल हायर सेकेंडरी यानी कि 12th पास का। इसके अलावा इसमें एक ही क्या दे रखी है, पोस्ट दे रखी है, वो भी किसके लिए, OBC के लिए। क्लियर? इसके अलावा बात करें तो सेकंड है CR 13726 लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 18 से 27 लेवल, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 10th का दे रखा है। इसके अलावा टोटल जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे कितनी है, टोटल 3 है। ओके, इसी तरीके से लेबोरेटरी असिस्टेंट है, इसमें ये अलग पोस्ट कोड हो गया, यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट का अलग पोस्ट हो गया, पोस्ट कोड हो गया। तो इन पोस्ट कोड का जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस हिसाब से क्या आ गया, यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग वैकेंसीज हैं सबके लिए, हर एक पोस्ट कोड के लिए। इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गए, लेबोरेटरी अटेंडेंट हो गए, फिर यहाँ पे तो ये जो जितने भी QR कोड है ना, सॉरी मतलब QR कोड का तो क्या ही है, पेमेंट ही इतने करते हैं। तो
तो जितने भी आपके पोस्ट कोड्स होते हैं तो उन पोस्ट कोड्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपकी जो वैकेंसीज है उनके रिगार्डिंग, तो जिस भी पोस्ट के लिए आपको फिल करना है वो आपको पता होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट कोड देखना पड़ेगा अपना। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वापस से लेबोरेटरी अटेंडेंट की है, असिस्टेंट की है, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की है, जहां पे इनका जो पोस्ट कोड है वो MP11126 है। इसके अलावा जो एज है लिमिट है वो 18 से 27 ही है, और सब पे ही क्या है जो एज रिलैक्सेशन बताया गया था वो अप्लाई होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पे टोटल वैकेंसीज इनकी कितनी बताई गई हैं, 2 बताई गई हैं। इसके अलावा जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट है, ठीक है, तो ये सारे किसके हैं, सारे लैब के हैं, अटेंडेंट असिस्टेंट्स के हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं रेडियोग्राफर्स के लेकर के, तो रेडियोग्राफर्स एक्सरे टेक्नीशियन जो है उनका पोस्ट कोड दे रखा है MP11326, ठीक है, और एज लिमिट दे रखी है 18 से 30। इसके अलावा पे लेवल 6 दे रखा है और हायर सेकेंडरी दे रखा है। यहाँ पे टोटल पोस्टें कितनी आई है, 4 पोस्टें हैं जो कि देखने के लिए मिल रही हैं। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन का दे रखा है 18 से 30, हायर सेकेंडरी 10+2 और 2 दे रखा है। क्लियर, ऐसे ही रेडियोग्राफर का क्यों यहाँ पे क्या गलत है, अलग है, बस पोस्ट कोड अलग है, और कितनी दे रखी है, 1 सीट दे रखी है। और लास्ट में ओटी टेक्नीशियन के लिए दे रखी है, ओटी टेक्नीशियंस जो हैं उनके लिए कितनी दे रखी है, 20 से 25 एज लिमिट, लेवल 4 दे रखा है। इसके अलावा टोटल सीट यहाँ पे 1 दे रखी है। क्लियर, तो सबसे ज़्यादा लैब वालों के लिए है, इसके अलावा आरटी वालों के लिए लगभग से 6 से 7 सीटें हैं, और ओटी वालों के लिए 1 दे रखी है यहाँ पे। क्लियर, तो इस तरीके से दे रखा है। अब आप लोगों को अगर किसी भी चीज का डाउट हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले अपना आप जब वेबसाइट पर जाओगे, मैं आपको बता देती हूँ, पहले आप वेबसाइट पे जाना, वेबसाइट पे जाकर के वहां पे आप अपना कोड, जिस भी कोड में आपको फिल करना है वो कोड आप अप्लाई करना, उसमें ही आपको सारी एजुकेशन डिटेल्स जो होंगी वो अपने देखने के लिए मिल जाएगी कि किस किस क्वालिफिकेशन पे आप लोग जा सकते हो वहां पे, ठीक है, तो सारी एजुकेशन डिटेल जो होगी वो वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो उसको एक बार आप कर लीजिएगा सब। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या बात की गई है, क्रूशियल डेट फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट, ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि डिटरमाइनिंग ऑफ द एज लिमिट विल बी 1/1/2026, जैसे कि मैंने कहा था कि 1 जनवरी 2026 जो है उसके अकॉर्डिंग एज लिमिट को यहाँ पे काउंट किया गया है। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी एज ऑन क्लोजिंग डेट 4/5/2026। इसके अलावा काफी ऐसी एग्जाम्स होंगी, यहाँ पे काफी ऐसे पोस्टेज दे रखी हैं जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होगा, तो वो एक्सपीरियंस आपका कब काउंट होगा, आपके क्लोजिंग डेट पे काउंट होगा, यानी कि 4 मई तक आपके एक्सपीरियंस को कितना टाइम हो चुका होता है उसके अकॉर्डिंग वो टाइम पीरियड काउंट होगा। क्लियर, बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे possess all the essential qualification including experience wherever it is prescribed as essential qualification and the age limit क्रूशियल डेट मेंशन्ड, ठीक है, तो आपको अपने एक्सपीरियंस का कि एक्सपीरियंस जो है वो आपको इस डेट के हिसाब से 4 मई के हिसाब से, और सेकेंडली आपको एज लिमिट जो है वो 1 जनवरी के हिसाब से देखनी है। क्लियर, उन चीज़ों का ध्यान रख के उस हिसाब से आपको पोस्ट कोड में आप फिल कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं एग्जाम पैटर्न्स की, और यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, तो देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यूज है, ठीक है, विद मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल्स, यानी कि सारे ही लेवल्स यहाँ पे बताए गए, ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल, सबके बारे में। तो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंट, फिर अवेयरनेस, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां पे हम बेसिक स्किल्स की और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। सबके ही 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने रहने वाले हैं, 50-50 रहने वाले हैं। इसके अलावा क्या होगा कि 60 मिनट विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 मिनट फॉर ईच पार्ट, तो आपके जो भी पार्ट में जिस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, तो आपके हर एक पार्ट के लिए आपको कितना मिलेगा, 15 मिनट मिलेगा, 4 सेक्शन है उनमें इस तरीके से आपको टोटल 60 मिनट मिलेगा। क्लियर, 80 मिनट्स विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 15+5 20 मिनट्स फॉर ईच पार्ट फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर इन टर्म्स ऑफ 9.1, 2 and 3
अबव, ठीक है। तो उनके हिसाब से कितना हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग कितनी दी गई है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो याद रखना यहाँ पे हाफ नेगेटिव मार्किंग है हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पे, ठीक है। 0.5 क्या है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में दे रखा है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने ये जो आपकी यहाँ पे क्या दे रखा है, नोटिस नंबर दे रखा है, इसमें ही आपका क्या होगा, जो भी स्कोर होगा, जो भी फाइनल रिजल्ट मेरिट होगी और जो भी कट ऑफ मार्क्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे बता दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो अब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है ये आपका किस में होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। अब इसमें ये कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अब क्या होगा कि जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे ना, उस फॉर्म फिलिंग में ही आपको वहां पे पूछा जाएगा कि आपको हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग जाना है या फिर इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिसका मीडियम इंग्लिश है वो इंग्लिश के हिसाब से भरना और जिसको हिंदी मीडियम में जाना है वो हिंदी के हिसाब से भरना। तो इस चीज का सबको ध्यान रखना है, हिंदी मीडियम के हिसाब से करना है कि इंग्लिश मीडियम के हिसाब से, क्योंकि आप वहां पे जो चूज करोगे वो ही आपको पेपर जो होगा वो एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा उसी मीडियम में, ठीक है। अब बाय चांस किसी से गलती हो जाए, कोई हिंदी मीडियम में चूज कर ले, तो अगर वो चीज करेक्शन में आए तो फिर आपको करेक्शन में चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। उसका मीडियम इंग्लिश हो लेकिन उसने गलती से हिंदी चूज कर दिया हो, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। टाइम से आराम से जाओ, तसल्ली से, और जल्द से जल्द अपने पेपर जो फॉर्म है उनको फिल करा दो। फिर लास्ट टाइम पे जाते हो तो हड़बड़ में रहते हो तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ओके। तो ये आपकी इंफॉर्मेशंस रहती है एसएससी के वैकेंसी के रिगार्डिंग। आई होप आपको मेरी सारी बातें जो है वो समझ में आई होंगी। यहाँ पे मैं वापस बता देती हूँ कि अगर आपको अपना एजुकेशन डिटेल्स चेक करना है तो पहले आपको उनकी जो वेबसाइट थी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी ssc.government.in, वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप लोग फिर वहाँ पे आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे 2026 की ये वैकेंसीज बताई गई हैं। उसमें जाकर के जब आप अपना पोस्ट कोड डालोगे तो वहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल्स जो होंगी वो सारी देखने के लिए मिल जाएंगे कि क्या क्या वहाँ पे एलिजिबिलिटी एरिया जो है वो आपको दे रखा है। क्लियर? तो इस चीज का आप सब ध्यान रखिएगा। अगर आपको अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना वीडियोस को। इसके अलावा जितने भी नए नए नोटिफिकेशंस आएंगे उसके लिए आप अभी से ही सदर्शन पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको जल्द से जल्द अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू।